हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग भारत के आधुनिक इतिहास के बहुत बड़े सेक्शन को कवर करने वाले हैं। आप यहां पे टॉपिक के नाम देख सकते हैं 1857 का विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव, किसान और जनजाति आंदोलन। सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन और जितने भी फैक्ट हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारे फैक्ट हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। आज फैक्ट की संख्या थोड़ी ज्यादा रहेगी। आज आपको 150 से 200 फैक्ट यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। सब कुछ आप ध्यान से देखिएगा, कूल होके देखिएगा, ठीक है। चलिए, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इसके अलावा इनको राजा की उपाधि दी जाती है। राजा की उपाधि कौन दे दिया इनको? तो अकबर द्वितीय देते हैं। कौन? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय इनको राजा की उपाधि देते हैं। इसके अलावा इनको सुधारवादी आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुधारवादी आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। सुधारवादी आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? तो राजा राममोहन राय जी हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता। आधुनिक भारत का पिता कौन है? तो आपको याद रखना है कौन? राजा राममोहन राय जी। आधुनिक भारत का पिता कौन? तो राजा राममोहन राय जी। इसके अलावा इनको नव प्रभात का तारा कहा जाता है। नव प्रभात का तारा कौन? राजा राममोहन राय जी। इसके अलावा इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कौन है? तो भारतीय पत्रकारिता का जनक या अग्रदूत कौन है? तो राजा राममोहन राय जी। ये इनके तो उपनाम हो गए। उसके बाद देखिए, अब इनके काम भी देख लीजिए। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से? तो डेविड हेयर के सहयोग से। डेविड हेयर के सहयोग से ये हिंदू कॉलेज की स्थापना कर देते हैं। इसके अलावा इनकी दो पत्रिकाएं बहुत ज्यादा फेमस है। पत्रिकाओं का नाम आपको याद रखना है, संवाद कौमुदी। क्या है? संवाद कौमुदी, जो कि बांग्ला भाषा में थी। और इसके अलावा मिरातुल अखबार, कौन सी भाषा में रहती है? मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में रहती है। कौन सी? फारसी भाषा में मिरातुल अखबार रहती है। तो ये बांग्ला भाषा हो गया और ये फारसी भाषा में ये अखबार को लिखते हैं। ये 1828 में, कब? 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना कर देते हैं। किसकी? ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं 1828 में। इसी को ही हम बोलते हैं बाद में ब्रह्म समाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्म समाज बोलते हैं। उसके बाद में 1833 में, कब? 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा बंटवारा हो जाता है, हम आगे स्लाइड में कवर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन शुरू किया था, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरुआत करते हैं। रैयतवाड़ी कहाँ पे लागू करते हैं? तो देखिए, ये जो हमारा दक्कन वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे लागू रहता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी मतलब देखिए, रैयत मतलब होता है किसान, और किसानों से जो डायरेक्ट इन लोग वसूली करते थे, राजस्व की वसूली, उसे हम बोलते थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो किसानों से वसूली कौन करते थे? ये अंग्रेज लोग करते थे। तो किसानों से जब वसूली की जाती थी उसे हम बोलते थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कहाँ पे रहता है? तो दक्कन क्षेत्र पे। कहाँ पे? दक्कन क्षेत्र पे। भारत के कितने परसेंट क्षेत्र में, वो भी आपको याद रखना है, भारत के 51% क्षेत्र पे। टैक्स कितना लेते थे ये लोग? 30% या फिर 1/3 भाग ये लोग टैक्स के रूप में लेते थे, ठीक है। इसके अलावा और आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि है 1700, कब? 1792 में स्टार्ट होता है। कौन स्टार्ट करता है? अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ में देखिए, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, कौन सा? ये क्षेत्र बंगाल बिहार उड़ीसा। बंगाल बिहार उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन सी व्यवस्था की शुरुआत कर देते हैं? तो उसका नाम रहता है स्थायी बंदोबस्त। कौन सी? स्थायी बंदोबस्त।
जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि मालगुजारी बंदोबस्त। क्या? मालगुजारी बंदोबस्त। इसके अलावा इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी के नाम से भी जानते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त। कौन लागू करता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1790 में लागू कर देते हैं। पहले ये 10 वर्ष के लिए रहता है, बाद में इसे स्थायी बना लिया जाता है। ठीक है। इसमें टैक्स कैसे वसूलेंगे? तो इसमें जमींदारों के माध्यम से टैक्स वसूलते थे। इसमें बोला जाता था कि जितना भी आप टैक्स वसूलोगे उसका 10/11 भाग आपको सरकार को देना पड़ेगा, 1/11 भाग यहाँ पे जमींदार रखेगा। ठीक है। तो इसको जमींदारों के माध्यम से वसूलते थे। 10/11 भाग सरकार मतलब अंग्रेजों को देंगे, 1/11 भाग जो जमींदार वसूलता था उसको देते थे। ठीक है। इसके अलावा आपको रैयतवाड़ी में आपको याद रखना कि किसान से डायरेक्ट वसूली करते थे। आपको ये क्षेत्र दिख रहा हो, कौन सा? ये वाला क्षेत्र दिख रहा है। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते थे? महालवाड़ी बंदोबस्त। क्या? महालवाड़ी बंदोबस्त यहाँ पे लागू रहती है। महालवाड़ी बंदोबस्त में क्या रहता था? जो अंग्रेज लोग रहते थे वो क्या करते थे, यहाँ पे जो भी यहाँ पे पूरे गांव का जो मुखिया रहता था, गांव के मुखिया के माध्यम से बोलते थे कि आप यहाँ से जो किसान है उनसे वसूली करो और आप हमें दोगे। ठीक है। तो महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पे लागू रहता है? तो उत्तर प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया और इसका उत्तर पश्चिम प्रांत हो गया। ठीक है। यहाँ पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या हो गया था? स्थायी बंदोबस्त हो गया था, मालगुजारी या फिर इस्तमरारी। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे रैयतवाड़ी में आपको याद रखना किसानों से वसूली करते थे और ये दक्कन वाले क्षेत्र पे लागू होता था। महालवाड़ी बंदोबस्त कौन? तो होल्ट मैकेंजी। कौन? होल्ट मैकेंजी इसके जनक होते हैं। होल्ट मैकेंजी इसके जनक होते हैं। महालवाड़ी बंदोबस्त कब लाया जाता है? 1822 में लाया जाता है। तो आपको तीनों के क्षेत्र याद रखने हैं कि कौन कहाँ पे लाया गया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलिए। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। कब लिखते हैं? 1867 में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो भारत का धन रहता है, भारत का पैसा रहता है, वो अंग्रेज लोग अपने ब्रिटेन में किसी न किसी माध्यम से ले जा रहे थे। पहले ये व्यापार के रूप में आते हैं, उसके बाद में ये इनको दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। दीवानी अधिकार, हाँ बिल्कुल, जो अभी वसूली करने का हमने आपको बात बताई थी वो दीवानी अधिकार ही था। तो वसूली करने का ये जमींदार नियुक्त करते थे या फिर डायरेक्ट वसूली करते थे। तो जो यहाँ का पैसा रहता था वो कहाँ ले जा रहे हैं? अंग्रेज या फिर यहाँ पे ब्रिटेन में ले जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से हमारे भारत से कच्चा माल ले आते थे। कच्चा माल यहाँ से खरीदे, अपने उद्योग में ले गए और उद्योग में उसको बना के फिर भारत में लाके डंप कर देते थे। यहाँ पे कच्चा माल मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है ना, उसको 10 रुपये में खरीदे हैं और उसको फिर लास्ट में आके यहाँ पे जाके उद्योग में बना के फिर यहाँ पे 1000 रुपये में बेच देते। तो भारत वालों की लॉस होता है क्योंकि यहाँ से उन्होंने एकदम सस्ते में कच्चा माल को बेच दिया है, बाद में 1000 रुपये में उसको खरीद रहे हैं, बहुत महंगे में उसको खरीद रहे हैं। तो अगर आप ऐसे देखेंगे सेम ऐसे ही ये लोग करते थे। इनके सिद्धांत को बोला जाता था धन बहिर्गमन का सिद्धांत। ये धन बहिर्गमन का सिद्धांत को बोलते हैं। धन बहिर्गमन का जो सिद्धांत है वो ये बोलता है कि हमारे जो भारत का पैसा है वो बाहर कहीं जा रहा है, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो धन बहिर्गमन का सिद्धांत यही हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है वो आपको याद रखना है। कौन? तो दादा भाई नौरोजी जी लिखते हैं। ठीक है। इसके अलावा आरसी दत्त, कौन? ये जो रमेश चंद्र दत्त है, ये क्या लिखते हैं? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये कौन लिखते हैं? तो आरसी दत्त या फिर रमेश चंद्र दत्त लिखते हैं। ये पहली बुक होती है, पहली बुक रहती है इकोनॉमिक्स की, आपको याद रखना है। ठीक है। और धन निस्यंदन का सिद्धांत जो रहता है वो कौन लिखता है? तो यह धन बहिर्गमन का जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी जी लिखते हैं। अब इनके सिद्धांत को फिर कब माना जाता है? तो 1896 का जब कलकत्ता में बैठक होता है कांग्रेस का, तब बोला था कि हाँ दादा भाई नौरोजी जी ने जो कहा था वो सही कहा था। कांग्रेस के बैठक में कलकत्ता में 1896 में धन बहिर्गमन के सिद्धांत को अपनाया जाता है। फिर देखिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सैनिक असंतोष। होता क्या है देखिए, सैन्य भर्ती अधिनियम आता है। क्या? सैन्य सेवा भर्ती अधिनियम। सैन्य सेवा भर्ती अधिनियम कौन लाता है? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ये जो कैनिंग रहता है वो लाता है। ये कैनिंग रहता है क्या है? तो गवर्नर जनरल रहता है। क्या रहता है? गवर्नर जनरल रहता है भारत का।
ये सैन्य सेवा भर्ती अधिनियम लाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमारे धर्म को, या फिर उस टाइम पे हिंदू और मुस्लिम रहते थे तो उन लोग के धर्म को यहाँ पे वो सारी चीज़ें ठेस पहुँचाती थी। पहली चीज़ धार्मिक भावना हो गई। साथ में ये लोग ब्राउन बेस, क्या ब्राउन बेस, इन लोग की जो राइफल रहती तो उसके बेस पे, ब्राउन बेस के जगह पे ये लोग न्यू एनफील्ड राइफल लाते हैं। क्या लाते हैं? न्यू एनफील्ड राइफल लाते हैं। न्यू एनफील्ड राइफल लाते हैं। अब जो न्यू एनफील्ड राइफल लाते हैं, यहाँ पे आपको लिख लेना राइफल, ठीक है। जो ये राइफल लाते हैं उसमें जहाँ से इसको खोलते थे उसको मुंह से खोलना पड़ता था, और उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। फिर यहीं से शुरुआत हो जाती है इस विद्रोह की या स्वतंत्रता संग्राम की, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हो गई वो भी आपको याद रखना है। कहाँ से? तो मेरठ। कहाँ से होती है? मेरठ की छावनी से। मेरठ की छावनी से ऑफिशियल शुरुआत होती है, लेकिन उसके पहले भी 29 मार्च, क्या 29 मार्च बैरकपुर। कहाँ से? तो बैरकपुर। बैरकपुर कलकत्ता में है, या फिर आप बोल सकते हैं बंगाल में है, ठीक है। तो बैरकपुर है। बैरकपुर में मंगल पांडे जी, कौन? मंगल पांडे जी शुरुआत कर देते हैं। कौन? मंगल पांडे जी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की जो छावनी रहती है वहां से सैनिक रहते हैं 34वीं बटालियन के। क्या नाम रहता है इनका? तो मंगल पांडे जी। 34वीं बटालियन के सैनिक रहते हैं मंगल पांडे जी। ये करते क्या है? तो कर्नल बाग, क्या? कर्नल बाग और मेजर सार्जेंट की हत्या कर देते हैं, ठीक है। क्यों हत्या कर देते हैं? बोल देते हैं कि तू जो हमारा गन है उसमें क्या लगाए हो? गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी लगाए हो, इस वजह से, ठीक। बोलते हैं हम इस गन का यूज नहीं करेंगे और इन दोनों की हत्या कर देते हैं। बाद में यही मंगल पांडे जी को फांसी चढ़ा दिया जाता है। कब? तो 8 अप्रैल। कब? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी चढ़ा दी जाती है। ये भारत के 1857 के पहले शहीद कहलाते हैं। तो 1857 के पहले शहीद कौन है ये भी आपको याद रखना है, मंगल पांडे जी हैं। कौन है? मंगल पांडे जी। चलिए आगे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ से। 29 मार्च को तो बैरकपुर में बस एक ही घटना घटी थी, लेकिन जो मुख्य घटना घटती है वो मेरठ से घटती है। देखिए मेरठ में कब? तो 10 मई 1857 में मेरठ की जो छावनी रहती है जहाँ पे सैनिक लोग रहते हैं। सैनिक में कौन रहता है? तो देखिए उस टाइम पे जो सैनिक हुआ करते थे तो 5 हिंदू और मुसलमान, या आप बोल सकते हैं 5 इंडियन लोग रहते थे और 1 अंग्रेज लोग रहते थे। हर 5 में 1 अंग्रेज ऐसे रहते थे। सैनिक लोग में क्या रहता था? इनको ना तो ऊंचा पद देते थे, बहुत सारी चीजें रहती थी, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है। ये लोग को अब देखिए हिंदू और मुसलमान है, और हमने आपको पहले ही बताया कि न्यू एनफील्ड राइफल आ गई है जिसको दांत से खोलना पड़ेगा। तो ये लोग बोलते हैं कि हम इसे नहीं खोलेंगे। और जो मेरठ की छावनी रहती है वहाँ पे जो अधिकारी रहते हैं, जो अंग्रेज अधिकारी रहते हैं, तो उनके खिलाफ ये लोग धावा बोल देते हैं। कौन? तो जो भारतीय के सैनिक रहते हैं, भारत के जो सैनिक रहते हैं। भारत के सैनिक कहाँ? अंग्रेजों के लिए ही काम करेंगे, ये भारत के लोग हैं, ठीक है। तो ये अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोल देते हैं, इनको बहुत सारे लोग को मार देते हैं। फिर ये मेरठ कहाँ से? तो मेरठ से शुरुआत कर देते हैं। मेरठ से शुरुआत होने के बाद 10 मई के बाद में ये 12 मई को कहाँ पहुँचते हैं? दिल्ली पहुँचते हैं। कहाँ? 12 मई 1857 को ये दिल्ली पहुँचते हैं। और दिल्ली में मुगल सम्राट जो बैठे रहते हैं, कौन? मुगल सम्राट। दिल्ली का मुगल सम्राट उस टाइम पे रहते हैं बहादुर शाह द्वितीय। कौन? बहादुर शाह द्वितीय उस टाइम पे मुगल सम्राट रहते हैं। इनको बोलते हैं कि अब आप आज से भारत के सम्राट हो गए, ठीक है। भारत का सम्राट इनको घोषित कर देते हैं यही लोग, और बोलते हैं चलो हम अंग्रेज के खिलाफ युद्ध करेंगे। भारत का सम्राट इनको घोषित कर देता है बहादुर शाह द्वितीय, या फिर बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया जाता है। फिर अब युद्ध होगा। अब अलग अलग जगह पे अलग लोग नेतृत्व करते रहते हैं। कानपुर से कौन कर लिया? ये देखिए कानपुर से नाना साहब रहेंगे। कौन? नाना साहब, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नाना साहब। इनके सहयोगी कौन रहते हैं? तो तात्या टोपे रहते हैं। कौन? तात्या टोपे। हाँ, वही तात्या टोपे जो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। ये गुरिल्ला नीति अपनाते हैं। कौन सा? गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाते हैं। अंग्रेजों को पता ही चलता था, ये पीछे से वार कर देते थे। तो गुरिल्ला युद्ध की नीति कौन अपनाया था? तात्या टोपे जी अपनाए थे। लेकिन इनका एक मित्र रहता है जिसका नाम रहता है मान सिंह, ये धोखा दे देता है, और मान सिंह के धोखा देने की वजह से इनको अंग्रेज पकड़ लेते हैं और ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ग्वालियर में इनको फांसी चढ़ा देते हैं। साथ में आपको याद रखना है झांसी से कौन नेतृत्व करता है रहता है? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता ही होगा। तो लक्ष्मीबाई वहां से नेतृत्व करता रहती हैं।
और इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ पे होता है, वाराणसी में इनका जन्म होता है। देखिए रानी की लक्ष्मीबाई, वाराणसी में इनका जन्म हो गया, और इनकी जो मृत्यु है वो ग्वालियर में होती है। कहाँ पे, ग्वालियर में इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद देखिए फैजाबाद, फैजाबाद में कौन नेतृत्व करता रहता है, तो अहमदुल्ला, कौन, अहमदुल्ला खां, अहमदुल्ला खान, ठीक है। इसके अलावा इलाहाबाद, इलाहाबाद में कौन रहता है, तो लियाकत अली जी रहते हैं। कौन, लियाकत अली जी रहते हैं, ठीक है। साथ में और आपको याद रखना है कहाँ का, तो अब आपको याद रखना है कानपुर का। कहाँ का, सॉरी कानपुर तो हमारा हो गया है। अब इसके अलावा आपको असम का याद रखना है। कहाँ का, असम का याद रखना है। असम का मनीराम दत्त, असम का मनीराम दत्त हो गया, ठीक है, नेतृत्वकर्ता। फिर राजस्थान का याद रखिए, राजस्थान में कौन है, तो हरदयाल और जयदयाल, हरदयाल और जयदयाल, ये दो दयाल हो जाएंगे, जयदयाल हो गए, ठीक है। उसके अलावा लखनऊ, लखनऊ में कौन रहता है, तो बेगम हजरत महल, कौन, बेगम हजरत महल वहां पे नेतृत्व करता रहती हैं। तो इतने नेतृत्वकर्ता का आपको नाम याद रखना है, कौन कहाँ पे हुआ है। फिर इनमें कौन विद्रोह को दबाते हैं, सीधी सी बात है, 1857 का जो विद्रोह होता है उसमें अंग्रेज लोग इनको दबा देते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज लोग इस विद्रोह को कौन कहाँ से दबाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनको कौन हराते हैं, तो जनरल ह्यूरोज, कौन, ह्यूरोज इनको हराते हैं, ठीक है, वो आपको याद रखना है। फिर कानपुर में कौन, तो कैंपबेल, जो कैंपबेल है ये बहुत सारी जगह विद्रोह को दबाता है, तो कैंपबेल का नाम आपको याद रखना है। यहाँ भी फैजाबाद को, हाँ बिल्कुल, यहाँ भी कैंपबेल ही इस विद्रोह को दबाता है, कैंपबेल इस विद्रोह को दबाता है। इलाहाबाद में कर्नल नील रहते हैं जो इस विद्रोह को दबाता है। तो वैसे आपको इन 3-4 जगह के नाम याद रखने हैं। इसका लखनऊ में ही कैंपबेल रहता है, कौन रहता है, कैंपबेल रहता है, ठीक है। आगे चलिए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहां पे है, बताइए। अभी हमने आपको बताया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर। जन्म कहाँ पे होता है उनका, वाराणसी में जन्म हुआ है, और 1857 के विद्रोह में ये किससे हार जाती हैं, तो ह्यूरोज से हार जाती हैं, और इनका समाधि स्थल कहाँ पे हो गया, ग्वालियर में हो गया है। चलिए इस स्लाइड में हम बात कर लेते हैं जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था, तो हम केशव चंद्र सेन की बात कर रहे थे, किसके, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन की। हाँ बिल्कुल, जो हमारा ब्रह्म समाज था वो ब्रह्म समाज का बंटवारा कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बचा हुआ इसलिए, है ना। तो ब्रह्म समाज, क्या, ब्रह्म समाज जो हमारा था, जो बना हुआ था 1858 में, 1828 में, फिर 1833 में राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर, कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं ये तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं। किसकी, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर देते हैं। और साथ में इनके साथ में रहते हैं कौन, केशव चंद्र सेन, कौन, केशव चंद्र सेन। ये दोनों लोग मिल के ब्रह्म समाज को चलाते हैं। दोनों लोग कौन कौन, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर। इन लोग के बीच में विवाद हो जाता है। जब विवाद हो जाता है तो जो ये ब्रह्म समाज है ये दो भागों में बढ़ जाता है। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। किसकी, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी हैं ये आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। किसकी, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। जो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक रहते हैं केशव चंद्र सेन, ये ब्रह्म विवाह अधिनियम लाते हैं। क्या लाते हैं, ब्रह्म विवाह अधिनियम लाते हैं। ब्रह्म विवाह अधिनियम में बोला जाता है कि जो लड़के हैं उनकी एज 18 होनी चाहिए बॉय का, और जो गर्ल है उनकी एज 14 होनी चाहिए, तभी विवाह होना चाहिए। लेकिन ये अपनी बेटी का ही विवाह करा देते हैं राजा के साथ में। इनकी बेटी नाबालिग रहती है, मतलब 14 साल से कम एज की रहती है, इसलिए फिर भारतीय ब्रह्म समाज में भी इनका बंटवारा हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हमें इतनी ही चीजें याद रखनी है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल और रोटी। 1857 का यहाँ पे सम्राट कौन रहेगा, तो आपको याद रखना बहादुर शाह जफर। कौन, बहादुर शाह जफर, जो कि पूरा का पूरा भारत का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। अब इनको पकड़ लेते हैं अंग्रेज। इसके बाद ये कहाँ भेज देते हैं, इनको रंगून भेज देते हैं। कहाँ, म्यांमार के रंगून भेज देते हैं। रंगून जेल में इनको भेज देते हैं अंग्रेज पकड़ करके। फिर इनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है, और 1862 में जैसे इनकी मृत्यु हो गई वहीं से ही मुगल सम्राट समाप्त हो जाता है। तो मुगल सम्राट के अंतिम शासक रहते हैं।
तो मुगल सम्राट के अंतिम शासक ये आपको याद रखना है, ठीक है। या फिर अंतिम मुगल सम्राट आप याद रखेंगे। अंतिम मुगल सम्राट कौन हो गया, तो बहादुर शाह जफर हो जाते हैं। 1862 में इनकी मृत्यु रंगून जेल में हो जाती है। कहाँ पे, तो म्यांमार में। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो या फिर नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की है। मतलब नील दर्पण की रचना किसने की है, ये यहां पे बोल रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दीन बंधु मित्र। ठीक है, दीन बंधु मित्र जो है वो नील दर्पण जो बुक है उसको लिखते हैं। इसमें रहता है क्या है, देखिए जो दीन बंधु जी है नील दर्पण जो बुक लिखते हैं, नील दर्पण एक्चुअल में होता क्या है कि जो बंगाल क्षेत्र है, कहाँ पे, बंगाल क्षेत्र में जो यहाँ पे काश्तकार लोग रहते हैं, जो किसान लोग रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम चावल की खेती करें, लेकिन अंग्रेज इनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। और इसी का जो वर्णन है वो नील दर्पण में किया गया है। कौन किया है, तो दीनबंधु मित्र जी करते हैं। ठीक है, चलिए। और जो नील विद्रोह, फिर बाद में नील विद्रोह भी होगा, अभी हम देखेंगे नील विद्रोह, क्या नील विद्रोह भी होता है बाद में। ठीक है, ये कब होता है, तो 1860 में नील विद्रोह होता है। कौन इसके नेतृत्व करता रहेंगे, तो विष्णु विश्वास। कौन, विष्णु भगवान है तो विश्वास तो बिल्कुल होगा ही होगा। और इसके अलावा दिगंबर विश्वास। कौन, दिगंबर विश्वास। ये दोनों लोग मिल के नील विद्रोह के नेतृत्व करता बन जाते हैं कि हम लोग नील की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, अभी हमने आपको बताया है। कौन नाना साहब का सहयोगी था, बताइए बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तात्या टोपे जी रहते हैं। कौन, तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ रहते हैं। जब 1857 का जब पूरा का पूरा विद्रोह हो जाता है, जब अंग्रेज जीत जाते हैं, तो अंग्रेजों को समझ में आता है कि यार ये तो बहुत गलत हो गया है। तो अंग्रेज वहाँ पे कहाँ से, ब्रिटेन से बोलते हैं कि अब बहुत हो गया तुम्हारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है उसको बोलते हैं कि बहुत हो गया तुम्हारा, अब हम लोग शासन चलाएंगे। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है। किसका, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है। ठीक है, इस घोषणा पत्र को कौन पढ़ता है, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन, लॉर्ड कैनिंग पढ़ता है। कहाँ पे, इलाहाबाद में। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग इस घोषणा पत्र को पढ़ता है, बोलता है। अब क्या इस घोषणा पत्र में कहा गया है, बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे शासन संबंधी अधिकार समाप्त। ठीक है, शासन संबंधी अधिकार अब समाप्त हो जाएंगे। अब शासन कौन चलाएगा, तो अब शासन ब्रिटिश क्राउन चलाएगा। कौन, तो ब्रिटिश क्राउन। वहां से, कहां से, तो इंग्लैंड से अब शासन चलाएगा। ब्रिटिश क्राउन मतलब जो ब्रिटेन के राजा और रानी रहेंगे वो लोग अब शासन को चलाएंगे। कहां से, इंग्लैंड से। अब भारत में जो अभी तक गवर्नर जनरल चल रहे थे, कौन, जो गवर्नर जनरल चल रहे थे, अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाएगा। अब भारत में वायसराय के माध्यम से शासन चलाएंगे। वायसराय पहला कौन वायसराय हो जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग ही पहला वायसराय हो जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय हो जाएगा भारत का। इसके अलावा भारत के सचिव पद का भी सृजन करते हैं। तो सचिव पद का भी सृजन करते हैं, कब करते हैं, तो 1 नवंबर 1858 में जब घोषणा पत्र जारी की जाती है तब लोग सचिव पद का भी सृजन कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ये समाप्त कर देते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कार्नवालिस। कब, 1790 में। इस्तमरारी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो अभी हमने आपको बताया स्थायी बंदोबस्त, अभी हमने आपको बताया मालगुजारी बंदोबस्त। ठीक है, मालगुजारी बंदोबस्त। क्षेत्र कहाँ पे था, तो ये देखिए क्षेत्र हम यहाँ पे मैप में बता देते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 क्षेत्र रहेंगे जहाँ पे होता है। 10/11 कौन रखेगा, तो सरकार रखेगी। 1/11 कौन रखेगा, तो जमींदार रखेंगे। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और आप याद रखिए। इजारेदारी प्रथा, कौन सी प्रथा, इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा में क्या रहता था, तो जो अंग्रेज रहते थे वो बोलते थे कि चलो ये जो जमीन है, इस जमीन में आपको जमींदार हम बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, आप बताइए कि आप कितना यहाँ से हमें राजस्व वसूल करके दे देंगे। मतलब लगान वसूली जो सबसे ज़्यादा देता था उसे ही यहाँ पे बनाया जाता था यहाँ का जमींदार। तो लगान वसूली का यहाँ पे बोली लगाई जाती थी कि कौन सबसे ज़्यादा वसूली करेगा, और जो सबसे ज़्यादा वसूली करके दे देता था उसे यही क्षेत्र को हम बोलते थे इजारेदारी प्रथा, और उसे ही जमींदार बनाया जाता था।
ठीक है। तो इजारेदारी प्रथा क्या, सबसे ज़्यादा लगान वसूली करके जो देगा उसे ही हम बोलेंगे जमींदार, और इस प्रथा को हम बोलते थे इजारेदारी प्रथा। साथ में ददनी प्रथा क्या होती थी ये भी आपको याद रखना है। ददनी प्रथा जो हमारे उस टाइम पे शिल्पकार हुआ करते थे, कौन, शिल्पकार लोग, बुनकर लोग जो होते थे, ये लोग जो भी चीज़ें बनाते थे उसको अंग्रेज बहुत सस्ते दामों में, ये इन लोगों से डायरेक्ट खरीद लेते एकदम सस्ते दाम में, और जाके ये मार्केट में बेचते थे बहुत महंगे दाम में। और उस टाइम पे जो शिल्पकार लोग होते थे, उस टाइम की आप कलाकृति देख लीजिए, सारी चीज़ें देख लीजिए, बहुत ही शानदार हुआ करते थे। तो अंग्रेज लोग इनसे खरीद के महंगे दामों में बेचते थे। तो यहाँ पे परेशान कौन हो रहा है, भारत के शिल्पकार और बुनकर परेशान होते थे, और इसी प्रथा को हम बोलते थे ददनी प्रथा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अभी हमने इसके बारे में बात किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। कौन, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के टाइम पे गवर्नर जनरल रहता है, ये आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है, किसने देखा है? इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्जा गालिब। उसके बाद देखिए, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। कहाँ के रहते हैं? जगदीशपुर के राजा रहते हैं। कहाँ के? जगदीशपुर, बिहार में ही जगदीशपुर पड़ता है, वहाँ के राजा रहते हैं कुंवर सिंह, और वहाँ का नेतृत्व करते हैं। ये दोनों तात्या टोपे और नाना साहब कहाँ के करते हैं? तो कानपुर के करते हैं। कहाँ के? कानपुर के करते हैं। मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ के करते हैं? तो ये फैजाबाद के करते हैं। कहाँ के? फैजाबाद के नेतृत्व करता रहते हैं। चलिए बताइए, इलाहाबाद कौन है? इलाहाबाद का लियाकत अली। कौन है? लियाकत अली वहाँ का नेतृत्व करता हो गए। इसके अलावा आपको लखनऊ भी याद रखना है। लखनऊ, लखनऊ में कौन रहती हैं? तो बेगम हजरत महल। ठीक है, कौन? बेगम हजरत महल। इसके अलावा बरेली, बरेली से कौन रहता है? तो खान बहादुर खान। क्या? बरेली से खान बहादुर खान रहते हैं, खान बहादुर खान हो गए। ठीक है, झांसी से कौन हो गया? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कौन? लक्ष्मीबाई हो गई। ठीक है, असम से बताइए, असम से मनी राम दत्त। आपको हम इसलिए बार बार बता रहे हैं, चीजें याद होनी चाहिए। राजस्थान से कौन हो गया? तो राजस्थान से हरदयाल और जयदयाल। हर और जयदयाल यहां से नेतृत्व करता हो जाएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह कब होता है? तो 1770 में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अंग्रेज लोग रहते हैं वो हिंदू और मुस्लिम, कौन? हिंदू और मुस्लिम के तीर्थ यात्राओं पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तीर्थ यात्रा करते हैं हिंदू मुस्लिम, ठीक है, अलग अलग जगह जाते हैं, तो ये लोग तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की वजह से ये विद्रोह होता है, जिसे हम बोलते हैं सन्यासी विद्रोह। ये पहला विद्रोह रहता है जो 1770 में होता है, 1820 में होता है। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता का नाम आपको याद रखना है, मजनून शाह। क्या नाम रहता है? मजनून शाह इसके नेतृत्वकर्ता का नाम रहता है। और इनकी सहयोगी रहती हैं कौन? देवी चौधरानी। कौन? देवी चौधरानी। दो लोग इसके नेतृत्व करता रहते हैं। ठीक है, नेतृत्वकर्ता आपको याद रखना है। ये जो नेतृत्व करता है, ये लोग फकीर विद्रोह भी करते हैं। क्या करते हैं? तो फकीर विद्रोह भी करते हैं ये लोग, फकीर विद्रोह। ठीक है, तो फकीर विद्रोह और साथ में आपको याद रखना है सन्यासी विद्रोह कौन करते हैं? तो मजनून शाह और देवी चौधरानी जी करते हैं। आप याद कैसे करेंगे? अगर आप मजनू बन के रहेंगे तो या तो आप फकीर बन जाएंगे, तो या आप सन्यासी बन के रहेंगे। नील विद्रोह हमने आपको बता दिया है 1859 में होता है। संथाल विद्रोह ये देखिए कौन करता है? तो सिद्धू और कान्हू। कौन? सिद्धू और कान्हू जी करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? तो 1855-56 में। कब? 1855-56 में करते हैं। आपको डेट सारे याद रखने हैं, सन्यासी का भी याद रखना है, संथाल विद्रोह का भी याद रखना है, और नील विद्रोह का भी याद रखना है। नेतृत्वकर्ता कौन? सिद्धू कान्हू हो गए। किसके? संथाल विद्रोह के। ये होता कहाँ पे है? तो छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार का मतलब होता है कि झारखंड की बात हो रही है, झारखंड से जो लगा हुआ क्षेत्र है उसी हम बोलते थे छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार में सिद्धू और कान्हू इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। ठीक है, और 1855-56 में ये विद्रोह होता है। नील विद्रोह हमने आपको पहले ही बता दिया क्या क्या चीजें हुई थी। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डी के कर्वे। डी के कर्वे के सहयोग से। ठीक है, तो
तो डी के कर्वे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, धोंदो, क्या धोंडो केशव कर्वे जी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं तो महिलाओं के लिए स्थापना कर देते हैं स्कूलों की, दलितों के लिए स्थापना कर देते हैं स्कूलों की। तो ये पहली बार प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन कर देते हैं, डी के कर्वे जी करते हैं। कौन, डी के कर्वे जी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे जी के बारे में आपको याद रखना है। कब, तो 1865। कब, 1865 में ये क्या करते हैं तो देखिए एक्चुअल में 1865 में, कब, 1865 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। किसकी, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। और प्रार्थना समाज के जो संस्थापक रहते हैं उनका नाम रहता है आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम रहता है, आत्माराम पांडुरंग। ये बस कुछ टाइम रहते हैं, उसके बाद सारी जिम्मेदारी आ जाती है महादेव गोविंद रानाडे के ऊपर में। किसके, महादेव गोविंद रानाडे के ऊपर में। इसके अलावा आर जी भंडारकर, क्या, आर जी भंडारकर, ये दो लोग रहते हैं जो प्रार्थना समाज को आगे चलाते हैं। जो महादेव गोविंद रानाडे जी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये जो महाराष्ट्र में बहुत सारे सुधार करते हैं, इसलिए इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात कौन है, महादेव गोविंद रानाडे जी हैं। कौन है, तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे जी हैं। और इसके अलावा ये पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कर देते हैं। किसकी, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना भी यही करते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे जी करते हैं। और महाराष्ट्र का सुकरात कौन हो गया, तो ये भी महादेव गोविंद रानाडे जी ही रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई। बताइए कि जो नारी आंदोलन हुआ वो किसके प्रेरणा से प्रारंभ होता है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले। किसके सहयोग से, ज्योतिबा फुले के सहयोग से। ये नारियों के एजुकेशन की बात करते हैं, विधवा आश्रम की स्थापना करते हैं। क्या, ये विधवा आश्रम की स्थापना करते हैं ज्योतिबा फुले जी। और ये नारी एजुकेशन की बात करते हैं, नारी के एजुकेशन की बात करते हैं कौन, ज्योतिबा फुले जी। इनकी बुक है, इनकी बुक का नाम क्या है, गुलामगिरी। क्या नाम है, गुलामगिरी इनकी बुक का नाम है। ठीक है, तो इनके बुक का नाम याद रखना है गुलामगिरी। और क्या करते हैं, नारी आंदोलन से जुड़े हुए रहते हैं ज्योतिबा फुले जी। कहाँ के रहते हैं, तो ये कलकत्ता, सॉरी ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के, महाराष्ट्र या बम्बई वाले क्षेत्र के रहते हैं। कहाँ के, महाराष्ट्र या बम्बई वाले क्षेत्र के रहते हैं। ठीक है, साथ में आपको एनी बेसेंट के बारे में याद रखना है। किसके बारे में, एनी बेसेंट के बारे में। ये क्या करते हैं, तो ये हिंदू कॉलेज की स्थापना कर देते हैं। किसके, हिंदू कॉलेज की स्थापना। अरे आप बोलेंगे हिंदू कॉलेज की स्थापना कोई और कर दिया था, ये एंग्लो हिंदू कॉलेज था। ठीक है, ये अलग वाला हिंदू कॉलेज था, वो वाला हिंदू कॉलेज नहीं था। यही हिंदू कॉलेज अगर आप बाद में देखेंगे तो ये क्या बन जाता है, तो ये BHU बन जाता है। क्या बन जाता है, BHU बन जाता है। इसकी स्थापना कौन कर देते हैं, तो एनी बेसेंट लोग करते हैं 1816 के आसपास में। ठीक है, तो एनी बेसेंट आपको नाम याद रखना है। ये दूसरा हिंदू कॉलेज है, वो दूसरा था। ये बनारस हिंदू कॉलेज है वाला अलग था, वो कलकत्ता में था। उसकी स्थापना कौन करते हैं, डेविड हेयर करते हैं और राजा राम मोहन राय जी करते हैं। उसके बाद देखिए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। इसका सही जवाब हो जाएगा बिरसा मुंडा। कि कौन था, तो बिरसा मुंडा रहते हैं। मुंडा विद्रोह होता कब है, 1899 1900 में मुंडा विद्रोह होता है। कहाँ पे होता है, तो छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पे, छोटा नागपुर का पठार। जो भी जनजाति विद्रोह हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं, मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार में हुए हैं। तो छोटा नागपुर का पठार मतलब अब झारखंड को याद रखेंगे। इस विद्रोह को बोला जाता है उलगुलन का विद्रोह। क्या बोला जाता है, उलगुलन का विद्रोह कहा जाता है। उलगुलान का विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, उलगुलान का विद्रोह इसे कहा जाता है। उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल, बहुत बड़ा हलचल हुआ था, महान हलचल इसका मतलब होता है। ठीक है, हुआ क्यों ये विद्रोह, वो भी आपको याद रखना है। जो जनजाति लोग थे उनमें पद्धति एक मौजूद थी जिसका नाम रहता था खूंटाबंदी। ठीक है, खूंटा कट्टी, सॉरी खूंटा कट्टी एक यहाँ पे ये इन लोग की व्यवस्था रहती है जिसमें ये लोग सामूहिक रूप से खेती करते हैं। क्या करते हैं, सामूहिक रूप से ये लोग खेती करते हैं। लेकिन अंग्रेज बोलते हैं ये जो तुम्हारा खूंटा कट्टी जो ये प्रथा है इसको हम बंद कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, तो अब हम इसकी जगह पे जमींदारी व्यवस्था लागू करेंगे। क्या करेंगे, हम जमींदारी व्यवस्था को लागू करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो बिरसा मुंडा जी हैं वो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करते रहते हैं। बोलते हैं कि अब हमारे और आपके साथ में अब दो हाथ होके रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहते हैं जनजातीय नेता जिनका नाम रहता है बिरसा मुंडा जी। ठीक है,
इसके अलावा सिद्धू और कान्हू, अभी हमने आपको बताया सिद्धू कान्हू क्या हो जाएंगे, तो संथाल विद्रोह के। कौन से? संथाल विद्रोह के। संथाल विद्रोह कहाँ पे होता है, तो छोटा नागपुर के पठार में से संथाल विद्रोह होता है 1855। कब? 1855 1856 में ये विद्रोह होता है। सिद्धू कान्हू दोनों जन को मिला के इस संथाल विद्रोह हो जाएगा। उसके बाद में देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था ये बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता रहते हैं, इसकी स्थापना कर देते हैं। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। क्या काम करते हैं, तो ये आर्य समाज के संस्थापक होते हैं। किसके? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी रहते हैं। कब स्थापना करते हैं? 1875 में इसकी स्थापना कर देते हैं। इसके अलावा क्या क्या बोलते हैं? बोलते हैं भारत भारतीयों के लिए है। क्या? भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, ठीक है, भारत भारतीयों के लिए है। और इसके अलावा ये बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं, जो बहुत बुराइयां हैं, उन हम हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं उनको हम समाप्त करेंगे, और जो पहले जैसे वैदिक धर्म के टाइम पे होता था तो वैदिक धर्म की हम स्थापना करेंगे। तो वैदिक धर्म की स्थापना करेंगे और हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं उसको समाप्त करेंगे। ये बोलते हैं कि हम वेदों की ओर हमें लौटना चाहिए। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये किसने बोला है, तो दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं। तो वेदों की ओर लौटो कौन बोलते हैं, तो दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। क्या चलाते हैं? शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। तो शुद्धि आंदोलन का मतलब रहता है कि जो भारत में रहते थे और जो किसी दूसरे धर्म को किसी डर की वजह से अपना लिए हैं, मान लीजिए हिंदू धर्म के हैं, वो पारसी धर्म को अपना लिए हैं, मुस्लिम धर्म को अपना लिए हैं, वो फिर से हिंदू धर्म में आ सकते हैं। तो हिंदू धर्म की पुनः वापसी, हिंदू धर्म में पुनः वापसी के लिए, हिंदू धर्म में पुनः वापसी के लिए ये आंदोलन चलाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, ये पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? स्वराज शब्द का ये प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये हिंदूवादी, थोड़े से हिंदूवादी टाइप के रहते हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे। 1921 में मोपला विद्रोह कहां पे हुआ था बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल के कहां पे, तो मालाबार तट पे। कहां पे? केरल के मालाबार तट पे। केरल के मालाबार तट पे यहाँ पे मोपला विद्रोह होता है। होता क्या है, जो जमींदार रहते हैं, जो जमींदार कौन नियुक्त कर रहे हैं, तो अंग्रेज नियुक्त कर रहे हैं। और जमींदार है कौन, तो जमींदार उस टाइम पे यहाँ पे हिंदू हुआ करते थे। जो किसान है कौन, जो किसान है वो किसान मुस्लिम हुआ करते थे, ठीक है। किसान मुस्लिम हो गए और जो जमींदार है वो हिंदू हो गए, ठीक है। और जमींदार वसूल क्या करें, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते थे। तो जो मुस्लिम लोग हैं ये क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं हिंदुओं के खिलाफ, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में विद्रोह हो जाता है। उसे हम बोलते हैं मोपला विद्रोह। कब होता है, तो 1921 में केरल में होता है, आपको याद रखना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आरसी मजूमदार। क्या? आरसी मजूमदार हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। हमने इसको याद कैसे किया था, तो हम लोग जब प्रथम ये न तो राष्ट्रीय है न तो स्वतंत्रता संग्राम है, कुछ नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम मजे के लिए कर रहे हैं क्या। तो ये कथन आपको याद रखना है, आरसी मजूमदार जी बोलते हैं। और इसके अलावा जो वी डी सावरकर जी हैं ये बोलते हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बोलते हैं यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कौन बोलते हैं, 1857 के विद्रोह को, ये आपको याद रखना है। कौन बोलते हैं, वी डी सावरकर जी बोलते हैं। और यह ना तो स्वतंत्रता संग्राम था ना तो कुछ था, ये कौन बोलते हैं, आरसी मजूमदार। मतलब हमने ये मजे के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, ऐसा ये आप याद कर सकते हैं इसको। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। चार्ल्स वुड ये एक अधिकारी था। कौन था ये अधिकारी था, चार्ल्स वुड, ठीक है। चार्ल्स वुड एक अधिकारी था और ये किसके अधीन में था, तो आपको याद रखना है उस टाइम पे डलहौजी हुआ करता था। कौन, डलहौजी। डलहौजी के अधीन में 1854-55 में यहाँ पे क्या होती है, तो चार्ल्स वुड की घोषणा की जाती, चार्ल्स वुड घोषणा पत्र की मतलब यहाँ पे घोषणा की जाती है। और इसमें बोला जाता है कि शिक्षा में ये चीज़ें रहेंगी, तो शिक्षा से रिलेटेड रहता है। चार्ल्स वुड इसके अधिकारी रहते हैं और इसे बोला जाता है वुड घोषणा पत्र। क्या बोला जाता है,
वुड घोषणा पत्र इसे कहा जाता है, या वुड डिस्पैच भी इसे कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहा जाता है, वुड डिस्पैच इसे कहा जाता है। गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? तो डलहौजी रहते हैं। और अधिकारी कौन रहते हैं? तो चार्ल्स वुड रहते हैं। ये आपको याद रखना है। और इस घोषणा पत्र को हम बोलते हैं क्या? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या? तो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन? तो चार्ल्स विल्किंस जो है वो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है विलियम जोन्स के बारे में। ये क्या करते हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का, जो कालिदास जी लिखे रहते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास जी लिखे रहते हैं, शाकुंतलम, इसका ये अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। ठीक है, इसका ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। और भगवत गीता का कौन करते हैं? चार्ल्स विल्किंस करते हैं। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जॉन मार्शल कौन था? हाँ, वही जो सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई करवाया था। उसके बाद देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बताइए। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, डिटेल में बात किए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858। उसके बाद देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1856। कौन उस टाइम पे गवर्नर जनरल रहता है? वो आपको याद रखना है। कौन रहता है? तो लॉर्ड कैनिंग। हाँ बिल्कुल, 1857 का विद्रोह भी इसी के टाइम पे होता है, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे होता है। और इसका जो सहयोगी रहता है, वो सहयोगी इसमें आपको याद रखना है। कौन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को सहयोग करता है? तो हिंदू रहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारे इंडिया के रहते हैं। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड कैनिंग दोनों मिलकर, बार बार सहयोगी का नाम पूछता है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपको याद रखना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है 1872, टाइम को याद रखना है। इस टाइम पे सिविल या फिर नेटिव मैरिज एक्ट आता है, सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट आता है। ठीक है, सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट आता है। इसमें क्या बोला जाता है कि इसमें बोला जाता है कि चलो, अगर कोई लड़का है, जो लड़का है उसकी एज 18 साल से कम नहीं, और जो लड़की है उसकी एज 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए अगर विवाह करना है तो 1872 सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट आता है। उसके अलावा आपको याद रखना है 1929। क्या? 1929 में क्या आता है? तो शारदा एक्ट आता है। क्या आता है? शारदा एक्ट आता है। शारदा एक्ट में बोला जाता है कि जो लड़के की एज है, वो लड़के की एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और जो लड़की की एज है, वो लड़की की एज 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए अगर विवाह करना है तो। इसके अलावा एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है। क्या? एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है, जिसे हम बोलते हैं सम्मति आयु अधिनियम। क्या? सम्मति आयु विवाह अधिनियम होता है। ठीक है, इसमें लड़के और लड़कियों की एज को कम किया जाता है, मतलब लड़की 12 साल की और जो लड़का है वो 16 साल का रहेगा तो विवाह हो सकता है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है वो किसके सहयोग से आता है? तो रखमाबाई। किसके सहयोग से? रखमाबाई के सहयोग से आता है, रखमाबाई की वजह से आता है। होता क्या है, रखमाबाई जी जो है ये 11 साल की ही रहती हैं, और इनका किसके साथ में? तो भीका जी के साथ में। किसके साथ में? भीका जी, राजा भीका जी। ठीक है, भीका जी के साथ में इनका विवाह हो जाता है। ये 11 साल की रहती हैं और इनका एज ज़्यादा रहता है, और ये बच्ची ही रहती है एक तरीके से। विवाह हो जाता है तो रखमाबाई जी जो है ये अपने मायके में ही रहती हैं, यहाँ नहीं जाती भीका जी के यहाँ पे। तो इस वजह जो भीका जी है मुकदमा दायर कर देते हैं। मुकदमा दायर करने के बाद में फिर रखमाबाई जी को यहाँ बोला जाता है कि हाँ रखमाबाई जी सही है पहली बार में। फिर दूसरी बार में बोला जाता है कि नहीं, इनको साथ में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रखमाबाई और ये भीका जी है, ये दोनों को अलग कर देते हैं। कौन? महारानी विक्टोरिया जी बोलती है कि नहीं ये बिल्कुल सही है, कम एज में विवाह हुआ है तो आपको याद रखना है रखमाबाई क्या करती हैं? ये विवाह एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाने में इनकी भूमिका रहती है। इनकी वजह से ही ये एज जो है शादी का वो बढ़ पाता है। इसके अलावा 1978, क्या? 1978 में भारतीय विवाह अधिनियम आता है, जिसमें बोला जाता है कि अब जो लड़कों की एज है वो 21 साल और जो लड़कियों की एज है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, जो आज तक चल रहा है। तो 1918 में ये एक्ट आता है। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है?
पहले लड़कियों को बताना है, बाद में लड़कों को। बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 14-18। कब आता है? तो 1929 में आता है। उसके बाद देखिए, डेविड हेयर के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? हमने आपको पहले ही बता दिया है, बिल्कुल इसका सही जवाब आपको पता ही होना चाहिए। कौन? तो बोलेंगे राजा राम मोहन राय जी। कब? 1817 में। कब? 1817 में। ठीक है, डेविड हेयर, कौन? डेविड हेयर, और डेविड हेयर के साथ में कौन? राजा राम मोहन राय जी। ये हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। कहाँ पे करते हैं? तो कलकत्ता में करते हैं। कहाँ पे? कलकत्ता में ये करते हैं। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा आपको और भी चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि जो डेविड हेयर है और ये जो यहाँ पे कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, और साथ में 1815 में जो राजा राम मोहन राय जी हैं ये आत्मीय सभा की स्थापना कर देते हैं। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। उसके बाद देखिए, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ये क्या करते हैं? यंग बंगाल आंदोलन चलाते हैं। क्या? यंग बंगाल आंदोलन चलाते हैं। यंग बंगाल आंदोलन में क्या बोला जाता है? ये बोलते हैं, ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित रहते हैं, बोलते हैं बंगाल में न तो प्रेस, या मतलब इंडिया में न तो प्रेस को फ्रीडम दी गई है और जमींदारों के साथ में बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, इसलिए ये यंग बंगाल आंदोलन चलाते हैं। कौन? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हाँ बिल्कुल, हिंदू विधवा पुनर्वाह विवाह अधिनियम ये लाते हैं। ठीक है, केशव चंद्र सेन, हाँ वही जो ब्रह्म विवाह अधिनियम लाते हैं, और उसके बाद में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। उसके बाद देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ये महादेव गोविंद एमजी रानाडे के जो शिष्य हैं, इनके शिष्य कौन हो जाएंगे? इनके शिष्य हो गए गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले जी रहेंगे। ठीक है, जी के गोखले जी के भी अब बाद में शिष्य पढ़ेंगे। इनके शिष्य का नाम रहता है, क्या नाम रहता है? तो महात्मा गांधी इनके शिष्य का नाम रहेगा। महात्मा गांधी इनके शिष्य का नाम हो जाएगा। तो आपको वैसे इनके शिष्य के भी नाम याद रखने हैं। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन हो गया? गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। महाराष्ट्र का सुकरात कौन हो गया? महादेव गोविंद रानाडे जी हो गए। तिलक, कौन? तो तिलक ये क्या करते हैं? तो केसरी जो पत्रिका रहती है उसके संस्थापक रहते हैं। 1893 में। कब? 1893 में गणेशोत्सव की शुरुआत कर देते हैं। किसकी? गणेशोत्सव की शुरुआत कर देते हैं। ये सब हम बाद में पढ़ने वाले हैं, फिर भी आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। उसके बाद देखिए, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद देखिए, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के बारे में हम देखते हैं। नरेंद्रनाथ, इनका नाम रहता है बचपन का नरेंद्रनाथ दत्त रहता है। क्या नाम रहता है? नरेंद्रनाथ दत्त। इनको जो स्वामी की उपाधि है, स्वामी विवेकानंद की जो उपाधि है वो कौन दे देता है? तो इनको स्वामी विवेकानंद की जो उपाधि है वो महाराष्ट्र के खेतड़ी है ना, खेतड़ी के जो राजा रहते हैं महाराज, खेतड़ी के राजा या फिर खेतड़ी के जो महाराज हैं वो उपाधि देते हैं। ठीक है, इनको खेतड़ी के महाराज इनको स्वामी की उपाधि देते हैं। ये बचपन में ही क्या पढ़ते थे? तो गीता, भगवत गीता पढ़ते थे। इसके अलावा उपनिषद पढ़ते थे। गीता हो गया, उपनिषद हो गया, बुद्ध जी के उपदेश पढ़ते थे कि बुद्ध जी के क्या उपदेश है, यीशु के उपदेश पढ़ते थे। यीशु जी के उपदेश क्या है? इनके उपदेश पढ़ने की वजह से ये बहुत सारी बुक भी लिखते हैं, जैसे कि राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। क्या? उद्बोधन। ये बुक के लेखक रहते हैं, ये सब बुक लिखते हैं ये। उसके बाद 1893 में इनको विश्व धर्म सम्मेलन में यहाँ पे शिकागो है कहाँ पे? यूएसए में, इनको वहाँ पे इनवाइट किया जाता है, बोला जाता है कि जाओ आप भारत की तरफ से क्या करोगे? तो अपने धर्म के बारे में बताओगे। ये शुरुआत करते हैं, शुरुआत इनकी बहुत शानदार रहती है और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो भारत, पूरे विश्व के जो लोग रहते हैं वो इंप्रेस हो जाते हैं कि भारत का जो धर्म है, जो भारत की संस्कृति है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1896 में। कब? 1896 में ये कलकत्ता के, कहाँ पे? कलकत्ता के बारा नगर में ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देते हैं। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इनके गुरु रहते हैं रामकृष्ण परमहंस। क्या? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु रहते हैं और उनके गुरु के ही नाम पे ही ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देते हैं 1896 में कलकत्ता में बारा नगर में। ठीक है, चलिए आगे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था ये बताइए।
हमने इसके बारे में पहले ही बात कर ली है। इसका सही जवाब हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। आगे देखिए, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे, कौन किया था, तो ये देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए बताइए। इसके बारे में भी हमने पहले ही बात कर लिया है, आत्माराम पांडुरंग। कब करते हैं, 1865 में करते हैं। बाद में कौन आते हैं, तो MG रानाडे जी आते हैं और RG भंडारकर जी आते हैं। रानाडे और RG भंडारकर जी इसमें शामिल हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया था किसके द्वारा, सत्यशोधक आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। ठीक है, ज्योतिबा राव फुले जो है ये दलित उत्थान की बात करते थे, दलित उत्थान और इसके अलावा नारी उत्थान। दलित और नारी उत्थान के लिए इनका नाम बहुत आगे आता है। ठीक है, तो दलित उत्थान और नारी उत्थान के लिए ज्योतिबा राव फुले जी को जाना जाता है। इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है, तो गुलामगिरी। क्या नाम रहता है, गुलामगिरी इनकी बुक का नाम याद रखना है। फिर देखिए, BR अम्बेडकर जी हैं। कौन, BR अम्बेडकर। इनका जन्म होता है 1891 में, महू में इनका जन्म होता है। और उसके बाद देखिए इनके कुछ कुछ बुक हैं, जैसे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा हो गई। और इसके अलावा मूक नायक हो गया, मूक नायक भी यही लिखते हैं। और इसके अलावा बहिष्कृत भारत, ठीक है, बहिष्कृत भारत सभा, ऐसा करके एक बुक है। ये जो बुक है ये कौन लिखा है, BR अम्बेडकर जी लिखे हैं। 1891 में इनका जन्म हुआ, महू में इनका जन्म होता है। उसके बाद देखिए, आज का हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की जाती है, तो वो आपको याद रखना है कब की जाती है, तो 1828 में। पहले इनको ब्रह्म सभा बोला जाता है, बाद में ब्रह्म समाज हो जाता है ये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बहुत सारे फैक्ट हो गए हैं, इस फैक्ट को आप बार बार याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। डेफिनेटली हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। धन्यवाद।